हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ हीना। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जहांगीर के विषय में। ये जो हमारा टॉपिक है अभी चल रहा है, हमारा मध्यकालीन भारत की सीरीज चल रही है जिसमें हम मुगल साम्राज्य के विषय में पढ़ रहे हैं। जिसमें हम पहले बाबर, जो कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे, उनके पुत्र हुमायूं और उनके पुत्र अकबर के विषय में हम पढ़ चुके हैं। पहले वाली वीडियो में इन तीनों के विषय में हम अपना जो टॉपिक है उसको क्लियर कर चुके हैं, जो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और आज हम पढ़ेंगे अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर के बारे में। जो जहांगीर है वो अकबर के ही पुत्र थे। अकबर की मृत्यु के बाद जब जहांगीर मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी बने तो उसके विषय में, जहांगीर के विषय में आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जहांगीर के विषय में कुछ जानकारी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जहांगीर के पर्सनल लाइफ के बारे में। जो जहांगीर है उनका जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। जन्म इनका कब हुआ? 15 अगस्त 1923 ईस्वी में हुआ। इनके बचपन का जो नाम था वो क्या था? सलीम था। ऐसा माना जाता है कि अकबर के कोई भी औलाद नहीं थी और अकबर ने शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर मन्नत मांगी, जिसके बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है और वह उसका नाम उन्हीं के नाम पर रख देते हैं। शेख चिश्ती सलीम के नाम पर उनका नाम रख देते हैं और नाम क्या रखते हैं? सलीम इनका नाम रखते हैं। अकबर की जो पत्नी थी हरकाबाई, जो एक राजपुताना थी, उन्हीं की ये औलाद थी। तो जो जहांगीर है इनकी माता कौन थी? हरकाबाई थी और जो पिता थे वो अकबर थे। 1605 में जब अकबर की मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु के बाद उनके जो उत्तराधिकारी के रूप में जो मुगल साम्राज्य के शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं? अपने जहांगीर बनते हैं। और इनका राज्याभिषेक कब होता है? अक्टूबर में अकबर की मृत्यु हुई थी और नवंबर में 3 नवंबर 1605 को जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था। और यहाँ पर जो जहांगीर है वो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से पद पर बैठे। जो उन्होंने बादशाह की उपाधि धारण करी वो किस नाम से करी? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से जहांगीर ने बादशाह की उपाधि धारण करी और अपने पद पर बैठे। इनका राज्याभिषेक हुआ 3 नवंबर 1605 ईस्वी में। जहांगीर के विषय में कुछ बहुत ही रोचक तथ्य हैं जिनको हम पढ़ते हैं, जिनसे कई बार प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बताया जाता है कि जो जहांगीर थे वो अनारकली से प्रेम करते थे। ये जो अनारकली हैं ये अकबर के दरबार में, उस समय अकबर जो इनके पिता हैं उनके दरबार में नृत्यंगना थी, मतलब नाचने वाली थी अकबर के दरबार में। और जो जहांगीर से उम्र में काफी बड़ी थी। उस समय जो जहांगीर हैं उनकी आयु मात्र 13-14 वर्ष रही होगी जिस समय ये अनारकली अकबर के दरबार में थी। अब ये जहांगीर जो हैं वो अनारकली से बहुत ही प्रभावित थे, इनसे बहुत ही ज्यादा खुश रहते थे और इनसे बहुत ही प्रेम करते थे। जिस कारण क्या था कि अपनी दिनचर्या का सबसे अधिकतम समय जो था, अधिक से अधिक समय अनारकली के साथ ही व्यतीत करते थे। और इस बात से क्या थे? अकबर बहुत ही परेशान रहते थे, क्योंकि अकबर ने इन्हें बहुत ही मन्नतों से प्राप्त किया था सलीम को, और वह सलीम से बेहद मोहब्बत करते थे, बहुत ही प्यार करते थे और उनकी इस हरकत से वो काफी उनसे नाराज रहते थे। तो अकबर क्या करते हैं? अनारकली को भारत से बाहर भेज देते हैं। अपने बेटे का पीछा छुड़वाने के लिए अनारकली को यहाँ से, भारत से ही बाहर भेज देते हैं, इनको भेज दिया जाता है। तो इस तरह अनारकली से जो इनका प्रेम संबंध था वो टूट जाता है जहांगीर का। बाद में हालांकि अकबर ने अनारकली की मृत्यु के बाद इनका मकबरा भी बनवाया था। इनके मकबरे का निर्माण भी जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। जहांगीर जो है इनकी कई शादियां हुई थी। तो इनकी पत्नी के विषय में पढ़ते हैं कि किन किन के साथ इनका विवाह हुआ और कौन कौन इनकी पत्नी थी। तो इनकी जो पहली पत्नी थी वो कौन थी? मानवाई थी। मानवाई के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। राजा भारमल की पोती थी।
या फिर ये भी कह सकते हैं कि भगवान दास की पुत्री थी। और इससे भी करीबी रिलेशन ये था इनका कि ये जो हरका बाई है, हरका बाई की भतीजी थी। हरका बाई के भाई थे भगवान दास, भगवान दास की पौत्री थी और हरका बाई की भतीजी थी। हरका बाई के भाई थे भगवान दास, उन्हीं की बेटी थी ये। इनका विवाह जहांगीर के साथ कर दिया जाता है। ये भी राजपुतानी थी, राजपूत थी। इनका विवाह जहांगीर के साथ हो जाता है और इनके एक पुत्र होता है जिसका नाम क्या रखा जाता है? इनके पुत्र का नाम रखा जाता है खुसरो। क्या नाम रखा जाता है? खुसरो। ऐसा भी बताया जाता है कि मानवाई से जब इनका विवाह हो गया तो मानवाई क्या है, बहुत ही दुखी रहने लगी जहांगीर से शादी के बाद, क्योंकि जहांगीर जो थे शादी के बाद बहुत ही गलत आदतों में पड़ गए थे। बहुत ज्यादा मदिरा पान करने लगे थे, हमेशा नशे में रहते थे। इन सब चीजों से मानवाई बहुत ही दुखी रहती थी और एक समय ऐसा आया जब मानवाई ने आत्महत्या कर ली। इसी बात से जो खुसरो थे वो अपने पिता के खिलाफ रहते थे। एक तो वो अपनी माँ की जो मृत्यु थी उसका जिम्मेदार, अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार अपने पिता जहांगीर को मानते थे, इसीलिए वे अपने पिता के खिलाफ रहते थे। और दूसरा ये भी था कि वे शासक भी बनना चाहते थे। जब जहांगीर जिस समय शासक बने उस समय इनकी खुसरो की आयु भी ठीक ठाक थी, मतलब शासक बनने के योग्य थे ये। तो ये चाहते थे कि शासक ये बने, इसीलिए अपने पिता का विद्रोह करते थे। इनकी जो दूसरी पत्नी थी वो थी जगत गोसाई। ये भी राजपूत थी। दूसरी पत्नी का नाम क्या है? जगत गोसाई। और इनसे जो पुत्र हुआ उसका नाम क्या रखा गया? खुर्रम। खुर्रम का ही बाद में शाहजहां नाम भी रखा गया। खुर्रम को ही शाहजहां की उपाधि दी गई। वो हम आगे भी पढ़ेंगे कि कैसे उनको शाहजहां की उपाधि मिली और किसने उन्हें शाहजहां की उपाधि दी। तो जो शाहजहां थे या खुर्रम थे वो किसके पुत्र थे? जगत गोसाई के पुत्र थे, जो कि जहांगीर की दूसरी पत्नी थी। जहांगीर की तीसरी पत्नी थी रुखसाना बानो। रुखसाना बानो, और इनके जो बेटे थे उनका नाम क्या था? शहरयार। कहीं पे शहरयार भी है, कहीं पे शहरयार भी इनका नाम लिखा हुआ मिलता है। और इनकी जो चौथी पत्नी थी उनका नाम था सलमा बानो बेगम, और इनके जो पुत्र थे उनका नाम था परवेज। और इनकी पांचवी पत्नी थी नूरजहां। जो इनकी सबसे ज्यादा प्रिय बेगम थी वो थी नूरजहां जहांगीर की। इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे आगे। नूरजहां, और इनकी एक बेटी थी जिसका नाम क्या था? लाडली बेगम। यह इनके पहले विवाह से प्राप्त बेटी थी। नूरजहां जो थी एक विधवा स्त्री थी जिनसे बाद में जहांगीर ने विवाह करा था। इससे पहले इनका विवाह अली कुली के साथ हुआ था। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में जहांगीर इनसे विवाह कर लेता है नूरजहां से, और इनकी एक बेटी होती है जो इनके पहले वाले पति से थी जिसका नाम क्या था? लाडली बेगम था। तो ये इनकी 5 पत्नियां थी, मानवाई, जगत गोसाई, रुखसाना बानो, सलमा बानो और नूरजहां। मानवाई के पुत्र खुसरो, जगत गोसाई के खुर्रम जो बाद में शाहजहां बने, रुखसाना बानो के शहरयार, सलमा बानो के परवेज और नूरजहां के लाडली बेगम। अब हम पढ़ते हैं कि जब जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ, जब वो शासक बने तो उनके सामने क्या क्या दिक्कतें आई। 1605 में ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक होता है, या फिर लिख लेते हैं जहांगीर शासक बनते हैं। और 1606 ईस्वी में खुसरो द्वारा इनका विद्रोह करना शुरू कर दिया जाता है। मतलब इनके शासक बनने के 1 साल के बाद ही इनके पुत्र खुसरो ने इनका विद्रोह कर दिया। जिसका मुख्य कारण क्या था कि एक तो ये अपने पिता से इस बात को लेकर चिढ़ते थे क्योंकि उनका मानना था कि उनकी माँ मानवाई की
जो मृत्यु हुई है उसके जिम्मेदार कौन है, उन्होंने जो आत्महत्या करी है उनकी माँ ने, उसके जिम्मेदार उनके पिता जहांगीर हैं। और दूसरा ये यहाँ के शासक बनना चाहते थे, इसीलिए अपना पिता का विद्रोह आरंभ कर देते हैं 1606 ईस्वी में, एक साल बाद ही, इनके शासन बनने के एक साल बाद ही। जब ये विद्रोह करते हैं तो जहांगीर के द्वारा इनके विद्रोह को दबा दिया जाता है और क्या किया जाता है कि खुसरो को आगरा के किले में बंदी बना दिया जाता है। आगरा के किले में इन्हें नजरबंद कर दिया जाता है। किले में नजरबंद कर दिया जाता है, लेकिन ये यहाँ से भाग निकलते हैं। खुसरो यहाँ से भाग जाते हैं और भागकर कहाँ पहुंच जाते हैं, ये लाहौर पहुंच जाते हैं। लाहौर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर ये मिलते हैं किससे, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव से। सिखों के 5वें गुरु से ये मिलते हैं और इनसे क्या है, मदद मांगते हैं, इनसे सहायता मांगते हैं और ये इनकी सहायता करते भी हैं। ये इन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं अर्जुन देव खुसरो को, और उनसे ये उनकी आर्थिक सहायता करते हैं। और जिस आर्थिक सहायता से खुसरो क्या करते हैं, अपनी एक सेना तैयार कर लेते हैं जहांगीर के खिलाफ। अब उनके पास एक सेना तैयार हो जाती है और उस सेना को लेकर खुसरो अपने पिता की सेना पर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन चाहे इन्होंने कितनी भी बड़ी सेना क्यों ना तैयार करी हो, लेकिन जहांगीर के पास क्या थी, एक शाही सेना थी, अच्छी खासी सेना थी। और जब इन दोनों का आमना सामना होता है तो खुसरो की हार हो जाती है। शाही सेना के सामने खुसरो की सेना नहीं टिक पाती और इनको दोबारा से क्या है, बंदी बना दिया जाता है। खुसरो को बंदी बना दिया जाता है और जहांगीर इस बात से गुस्सा हो जाता है अर्जुन देव से कि उन्होंने अपने पुत्र की सहायता, जो अमीर ये जो हैं खुसरो, इनकी सहायता करी किसने, अर्जुन देव ने इनकी सहायता करी। इस बात से ये क्या होते हैं, नाराज हो जाते हैं और अर्जुन देव को क्या दे देते हैं, मृत्यु दंड दे देते हैं। अर्जुन देव को मृत्यु दंड की सजा दी जाती है। किस लिए दी गई थी इन्हें ये सजा, क्योंकि इन्होंने इनके पुत्र खुसरो की मदद करी थी, उनकी सहायता करी थी। और इससे क्या होता है, इस सजा से क्या होता है कि जब सिखों के गुरुओं को सजा दे दी गई, उन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया, उन्हें फांसी पर लटका दिया गया, तो इससे जो सिख समुदाय था वो पूरा का पूरा भड़क उठता है और ये पूरा सिख समुदाय इनके खिलाफ हो जाता है, जहांगीर के खिलाफ हो जाता है। जो पहले समाज में शांतिपूर्ण ढंग से अपना रह रहे होते हैं जो सिख, वही क्या है, बाद में इनके विरोधी बन जाते हैं। सिख क्या है, इनके जहांगीर के विरोधी हो जाते हैं। किस घटना के बाद, अर्जुन देव को मृत्यु की सजा दिए जाने के बाद जहांगीर के विरोधी हो जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं इनके दूसरे पुत्र खुर्रम के विषय में। खुर्रम जो थे वो जहांगीर की दूसरी पत्नी जो थी जगत गोसाई, उनके पुत्र थे खुर्रम। इनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी खुर्रम की, वो क्या थी, मेवाड़ विजय और अहमदनगर विजय। मेवाड़ विजय के विषय में पढ़ते हैं। जहांगीर ने मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए अपने पुत्र खुर्रम को यहाँ पर भेजा। किसको भेजा, खुर्रम को भेजा। और खुर्रम ने यहाँ पर आक्रमण किया। उस समय मेवाड़ का शासक यहाँ पर कौन होता है, महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह। अमर सिंह यहाँ के शासक होते हैं और खुर्रम इनको मजबूर कर देता है, किसके लिए, संधि करने के लिए। संधि करने के लिए इन्हें मजबूर कर देता है और हार कर अमर सिंह को मुगलों के साथ संधि करनी पड़ती है। और इस तरीके से क्या होता है कि जो मेवाड़ पर वर्षों से मेवाड़ का और इनका जो युद्ध चल रहा होता है मुगलों का, वो समाप्त हो जाता है। एक संधि के तहत उस युद्ध का
अंत हो जाता है। ये संधि बहुत ही महत्वपूर्ण संधि मानी जाती है, क्योंकि ये संधि दोनों ही समाज के लिए क्या थी, बहुत ही सम्मानजनक संधि थी। ये राजपूतों के लिए भी सम्मानजनक संधि थी, जैसा पहले भी संधि राजपूतों के साथ हुई थी, लेकिन उन संधि में क्या होता था कि या तो जो राजपूत शासक थे उन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करे या मित्रता करी, इस तरीके से उन्होंने संबंध संधि उनके बीच में हुई मुगलों और राजपूतों के बीच में। लेकिन इस वाली संधि में राजपूतों ने किसी भी प्रकार का कोई भी वैवाहिक संबंध मुगलों के साथ अपना स्थापित नहीं किया था। और इस विजय के बाद क्या करता है जहांगीर, इनको चित्तौड़ का किला जो है अमर सिंह को लौटा देता है, वापस अमर सिंह को चित्तौड़ का किला लौटा देता है। और किस शर्त के साथ ये किला लौटाया जाता है कि वह उस किले की किसी भी प्रकार की कोई भी किलेबंदी नहीं करेगा, इस शर्त के साथ इनको ये किला लौटा दिया जाता है। और इस प्रकार क्या है, मेवाड़ पर मुगलों की जीत हो जाती है। मतलब यहाँ पर शासन तो हो जाता है किनका, मुगलों का, लेकिन यहाँ पर जो अभी भी यहाँ का जो राजा है वो कौन रहता है, अमर सिंह। लेकिन जो पूरा साम्राज्य है वो किसके अधीन, अमर सिंह भी किसके अधीन कार्य कर रहा होता है, मुगलों के अधीन कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब इनकी अधीनता क्या है, स्वीकार कर लेता है, मुगलों की अधीनता अमर सिंह स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार से इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। और इस संधि का श्रेय किसको जाता है, खुर्रम को जाता है। इस बात से क्या है, जहांगीर अपने पुत्र खुर्रम से बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और दूसरा, अहमदनगर पर इन्हें भेजते हैं अहमदनगर विजय के लिए। अहमदनगर पर ये आक्रमण करते हैं खुर्रम और अहमदनगर को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर देते हैं। और इन दोनों जीतों से प्रसन्न होकर अहमदनगर और मेवाड़ विजय से खुश होकर जो जहांगीर हैं अपने पुत्र खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दे देते हैं। तो ये पॉइंट याद करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ और अहमदनगर विजय के बाद, अहमदनगर विजय के बाद जहांगीर द्वारा खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी गई। तो ये भी पूछा जाता है कि खुर्रम को शाहजहां की उपाधि कब दी गई, अहमदनगर विजय के बाद खुर्रम को जहांगीर द्वारा शाहजहां की उपाधि दी गई, इनका नाम शाहजहां रख दिया गया। अब हम कुछ पढ़ लेते हैं नूरजहां के विषय में। ये जो नूरजहां है ये जहांगीर के शासनकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। तो इनसे रोचक कई कहानियां भी हैं, कई तथ्य भी हैं जिनसे इनके बारे में मालूम पड़ता है। तो आज मैं उनके बारे में आपको कुछ बताती हूँ। ये जो नूरजहां थी इनके जो पिता थे वो कौन थे, ग्यासबेग। ग्यासबेग की पुत्री थी ये, और इनकी माता थी अस्मत बानो बेगम। अस्मत बानो बेगम। इनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, इन्होंने इत्र की खोज की थी, परफ्यूम की खोज इन्होंने ही की थी। इत्र का निर्माण इन्हीं के द्वारा किया गया था पहली बार। नूरजहां के बचपन का नाम, बचपन का जो इनका नाम था वो क्या था, मेहरू निंसा। इनके बचपन का नाम था। और नूरजहां का विवाह किसके साथ हुआ था, नूरजहां का विवाह पहले विवाह हुआ था इनका अली कुली के साथ। जो एक अफगान शासक था। ये अली कुली जहांगीर के दरबार में ही थे। एक बार इन्होंने क्या करा, अली कुली ने एक शेर की हत्या कर दी, जिससे प्रभावित होकर जहांगीर ने ही इन्हें शेर अफगान की उपाधि दी। शेर अफगान की उपाधि किसको दी गई, अली कुली को।
किसने दी थी इन्हें, अली कुली को शेर अफगान की उपाधि? जहांगीर ने शेर अफगान। किसके द्वारा दी गई ये उपाधि? जहांगीर के द्वारा। जहांगीर के द्वारा अली कुली को शेर अफगान की उपाधि दी गई। यहाँ तक जहांगीर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना ही वो मेहरुन्निसा से कभी मिले थे और ना ही उन्होंने कभी उन्हें देखा था कि वो कैसी हैं। इनकी मृत्यु के बाद जब इन्होंने मेहरुन्निसा को देखा तो इन्हें बहुत ही सुंदर लगी, बहुत ही खूबसूरत थी ये। तो जहांगीर ने नूरजहां के साथ विवाह कर लिया, जो कौन थी? शेर अफगान की विधवा पत्नी थी। शेर अफगान की विधवा जहांगीर ने विवाह कर लिया। जहांगीर इनसे बहुत अधिक प्रेम करते थे और इसीलिए इन्होंने इनको क्या उपाधि दी? मेहरुन्निसा को पहले इन्होंने महल-ए-नूर की उपाधि दी। महल-ए-नूर की उपाधि दी। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? पूरे महल को नूर मतलब रोशन करने वाली, रोशनी फैलाने वाली, पूरे महल में रोशनी फैलाने वाली। ये उपाधि जहांगीर के द्वारा किसको दी गई? मेहरुन्निसा को दी गई उनसे विवाह के पश्चात। फिर उसके बाद इन्होंने इन्हें उपाधि किसकी दी? नूरजहां। बाद में इनको क्या उपाधि दी? नूरजहां की। नूरजहां मतलब पूरे जहान को रोशन करने वाली। इतनी सुंदर कि पूरे जहान से क्या है, पूरे जहान में इनकी रोशनी हो, इनका जो नूर है वो पूरे जहान में फैला हुआ हो। इस तरह की उपाधि जहांगीर के द्वारा नूरजहां को दी गई। नूरजहां बहुत ही मतलब ज्ञानी थी, बहुत ही शिक्षित बोल सकते हैं इन्हें। यह जहांगीर के सभी कार्यों में उनकी मदद करती थी। उनके राजनीतिक हस्तक्षेप इनका रहता था, उनके सभी मामलों में उनके साथ। जब वो शिकार के लिए जाते थे तो मेहरुन्निसा उनके साथ जाती थी, युद्ध में उनकी सहायता करती थी। तथा इसके साथ साथ ही इनके जितने भी व्यसन थे, जितने भी इनके अंदर गंदी आदतें थी, जो मदिरा पान करना, जो ये पूरे टाइम इन सब चीजों में डूबे रहते थे, बुरी संगतों में डूबे रहते थे, इन सब से भी छुटकारा दिलवाने में मेहरुन्निसा ने इनकी खूब मदद करी। और पूरा कंट्रोल क्या था? जहांगीर के ऊपर मेहरुन्निसा नूरजहां का रहता था। तो इनका जो दरबार था वो 2 गुटों में डिवाइड हो गया। एक गुट तो बन गया जो मेहरुन्निसा के पक्ष में थे और दूसरा गुट बन गया जो मेहरुन्निसा के खिलाफ थे। मतलब नूरजहां के पक्ष वाला एक गुट तैयार हो गया और दूसरा गुट तैयार हो गया जो नूरजहां के खिलाफ थे। तो नूरजहां के जो पक्ष में थे, नूरजहां के जो गुट में सम्मिलित थे, वो कौन कौन थे? नूरजहां के गुट में थे उनके पिता ग्यास बेग, माता असमत बानो, भाई आसफ खां और एक जहांगीर का पुत्र था खुर्रम। ये भी इनके गुट में सम्मिलित था। नूरजहां से विवाह के बाद नूरजहां के पक्ष के जितने भी लोग थे उन सभी को जो दरबार में था क्या था, उच्च पद दिए गए थे। दरबार में उस पदों पर उनकी नियुक्ति की गई थी। नूरजहां के जितने भी रिलेटिव्स थे, नूरजहां से जो संबंधित थे, उनको जहांगीर के द्वारा दरबार में उच्च पद दिए गए थे। इस बात से क्या थे, कुछ लोग खिलाफ रहते थे और जो दरबार था वो 2 गुटों में बढ़ गया था। एक नूरजहां के पक्ष वाला गुट था और दूसरा विपक्ष वाला गुट था। जो पक्ष वाला गुट था उसमें उनके पिता ग्यास बेग थे, माता असमत बानो बेगम थी, भाई आसफ खां थे और जहांगीर के पुत्र कौन थे? खुर्रम इस गुट में शामिल थे। बाद में ऐसा भी माना जाता है कि खुर्रम इस गुट से निकल गए थे
वो इनके निकलने का कारण या इनके नूरजहां के खिलाफ हो गए थे, जिसका कारण क्या था कि आसफ खान ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। किसके साथ? अपनी बेटी का विवाह कर दिया खुर्रम के साथ। तो जो आसफ खान है नूरजहां के भाई, वो चाहते थे कि जहांगीर के बाद जो उत्तराधिकारी बने वो कौन बने? खुर्रम बने। लेकिन नूरजहां जो थी, इनकी एक बेटी थी जो इनके पहले पति अली कुली, जिन्हें शेर अफगान की उपाधि दी गई थी, उनसे थी, जिसका नाम क्या था? लाडली बेगम। इस लाडली बेगम का विवाह नूरजहां ने कर दिया था। लाडली बेगम का विवाह नूरजहां ने करा था किसके साथ? शहरयार के साथ। तो अब ये नूरजहां चाहती थी कि जो उत्तराधिकारी है वो कौन बने? शहरयार बने। और आसफ खान जो इनके भाई थे वो चाहते थे कि खुर्रम इनके उत्तराधिकारी बने जहांगीर के बाद। तो इसी बात को लेकर इन लोगों के बीच में क्या रहने लगा? मतभेद रहने लगा। और आसफ खान और खुर्रम दोनों ही क्या होते हैं? इस गुट से निकल जाते हैं, मतलब इनके खिलाफ हो जाते हैं। आगे चलकर क्या होता है? आसफ खान के भड़काने में आकर, मतलब अपने ससुर जी के भड़काने में आकर खुर्रम क्या करता है? अपने पिता का विद्रोह करता है। अपने पिता का विद्रोह करता है और उनसे क्या है? शासन छीनना चाहता है। लेकिन इस विद्रोह को जहांगीर के एक सेनापति थे महावत खां, उनके द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। इस विद्रोह को समाप्त कर दिया जाता है। 1623 ईस्वी में खुर्रम ने भी अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। खुर्रम ने भी अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया, जिसे जहांगीर के सेनापति महावत खान द्वारा दबा दिया गया। तो जहांगीर को शासन बनने के बाद कई विद्रोह का सामना करना पड़ा। एक तो जैसे ही शासन बना तो उनके खुद ही के पुत्र उनका विद्रोह कर रहे हैं। पहले खुसरो ने करा, आगे चलकर खुर्रम ने उनका विद्रोह किया। इस तरीके से जहांगीर को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। और 1627 ईस्वी में क्या है? इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद अंत में जो इनके उत्तराधिकारी हैं वो कौन बनते हैं? खुर्रम ही बनते हैं। शाहजहां के नाम से वह पदवी पर बैठते हैं, पद धारण करते हैं और बादशाह बनते हैं। अब बढ़ते हैं जहांगीर के समय कुछ जो महत्वपूर्ण यात्री थे जो भारत आए थे, उस विषय में हम कुछ बातें पढ़ लेते हैं। कैप्टन हॉकिंस जो हैं वो 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में ही आए थे। ये भारत आने वाले पहले अंग्रेजी यात्री थे। कैप्टन हॉकिंस पहले अंग्रेजी यात्री थे भारत आने वाले, जो कहां से आए थे? ब्रिटिश के जो शासक थे जेम्स प्रथम, उनके राजदूत थे। ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम के राजदूत थे। ये जहांगीर के दरबार में आए और इन्होंने भारत में व्यापार करने का क्या है? परमिशन क्या है? इनसे मांगी, जहांगीर से परमिशन मांगी भारत में व्यापार करने की। और जहांगीर ने इन्हें परमिशन दे दी भारत में व्यापार करने की। कैप्टन हॉकिंस को ही जहांगीर द्वारा, ये याद रखना कि जहांगीर कैप्टन हॉकिंस के बारे में ये सारी बातें भी मैं लिख रही हूं यहाँ पर। जहांगीर द्वारा कैप्टन हॉकिंस इंग्लिश खां की उपाधि दी गई। जहांगीर इनके व्यवहार से बहुत ही प्रसन्न हुए और इन्होंने इन्हें इंग्लिश खां की उपाधि दी। ये पहले अंग्रेजी यात्री थे जो भारत आए थे। और कहां से आए थे? ये ब्रिटेन से, इंग्लैंड से आए थे, जो जेम्स प्रथम के राजदूत थे। इनके साथ ही आए थे विलियम फिच।
विलियम फिच, कैप्टन हॉकिंस के साथ ही भारत आए थे। दूसरे नंबर पर भारत आए टॉमस रो। ये दूसरे अंग्रेजी यात्री थे। और इन्हें भी किसने भेजा था? ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम ने। ये दोनों यात्री जेम्स प्रथम द्वारा भारत भेजे गए थे जहांगीर के दरबार में। इनके साथ आए थे एडवर्ड टेरी। एडवर्ड टेरी जो थे ये इनके कौन थे? धर्मगुरु थे। यहां पे लिख देती हूँ, धर्मगुरु थे। किसके? टॉमस रो के धर्मगुरु थे एडवर्ड टेरी, जिन्होंने जहांगीर के विषय में ये बताया। एडवर्ड टेरी जो इनके धर्मगुरु हैं टॉमस रो के, इन्होंने जहांगीर के विषय में कहा कि जहांगीर प्रतिदिन गंगा जल पीता है। ये बात किसने कही थी? कई बार ये स्टेटमेंट पूछ ले जाता है कि स्टेटमेंट किसने कहा कि जहांगीर प्रतिदिन गंगा जल पीता है। तो ये किसने कहा था? एडवर्ड टेरी ने कहा था, जो टॉमस रो के साथ भारत आए थे और जो इनके धर्मगुरु थे या पादरी थे, जिनका नाम क्या था? एडवर्ड टेरी जिनका नाम था। जहांगीर अच्छा खासा फारसी का ज्ञाता था, फारसी भाषा का ज्ञान था उसे, और उसने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम क्या दिया इसने? तुजुके बाबरी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम क्या दिया इसने? तुजुक ए बाबरी। किस भाषा में लिखी गई? तुजुके जहांगीरी, तुजुके जहांगीरी, जो फारसी भाषा में लिखी गई। इसके साथ साथ ही जहांगीर चित्रकला प्रेमी था। चित्रकला में उसको इतनी परख थी कि वो कोई एक चित्र है जिसको अलग अलग चित्रकारों ने बनाया है, तो वो एक पेंटिंग में ही देखकर ये पहचान सकता था कि इस पेंटिंग में इसका मुख किसके द्वारा बनाया गया है, इसके हाथ किसके द्वारा बनाए गए हैं, इसका पैर किसके द्वारा बनाए गए हैं। इस बात से ये पता चलता है कि उसको चित्रकला की कितनी परख थी। तो जहांगीर को चित्रकला प्रेमी भी कहा जाता है। चित्रकला प्रेमी। तो ये थी कुछ जहांगीर के बारे में जानकारी जो हमने आज के अपने इस वीडियो में पढ़ी। इससे जो अगला वाला हमारा वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे मुगल काल के अगले शासक शाहजहां के विषय में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।